हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर इंडियन इकॉनमी, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आज का हमारा चैप्टर है प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। ये हम वीके पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं? इसमें वो सभी इंडिविजुअल यूनिट्स और कॉरपोरेशंस आते हैं जो कि प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं। ठीक है, बट दे आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, बट उनको ऑनरशिप किसके पास है? इंडिविजुअल्स के पास है। अब पॉइंट ये राइज होता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, क्या ये भी सोशल बेनिफिट के लिए होते हैं? नहीं, ये ज़्यादातर प्रॉफिट मोटिव के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो किया गया। ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी वो इकॉनमी है जिसमें पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं। ठीक है, जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज हैं दे वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं तो वो क्या होगी? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास आ गई। ठीक है, जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी उसके बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो पहले से इंक्रीज हो गया। अब सिर्फ दो एरियाज को छोड़ के एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, जो बाकी सारे एरियाज हैं दे आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ने हर एक एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो सेटअप की हैं। ठीक है, इवन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है और जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी है। इसके अलावा इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी आती है और मल्टीनेशनल्स भी आते हैं। तो जो हम प्राइवेट सेक्टर है अगर इसको क्लासिफाई करेंगे तो इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट्स आती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में कैसे ग्रोथ की है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं 1957 से लेके अब तक जो है नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। 1957 में 19,283 थी और आज जो हैं 10,87,256 हैं। तो देखा जाए कितने गुना जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स इंडिया में हो चुके हैं। हाँ जी, सेकंड पॉइंट आ गया इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जो है एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की जैसे हमने अभी बात की है कि उसकी यूनिट्स में कई गुना इंक्रीज हुआ है, तो इसने एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी हेल्प की है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर जो है कई गुना राइज किए हैं। इंक्रीज इन फैक्टर इनकम अर्नड इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फैक्टर इनकम जो है वो भी जो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा राइज की है। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं काफ़ी राइज हुई हैं। इन 1986-87 15 लाख स्मॉल स्केल यूनिट्स थी। 2007-8 में कितनी होगी? 133.67 लैक्स। ठीक है, जो 15 लाख थी वो इतने लैक्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं 2015 की तो यहाँ पे 5.11 करोड़ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 18,09,976 करोड़ की जो प्रोडक्शन है किसमें? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं ओपन अप हुए, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, थापर, सिंघानिया, लार्सन एंड टर्बो, मोदी, बजाज, आईटीसी, ओसवाल एग्रो। तो काफ़ी जो हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप की गई हैं इंडिपेंडेंस के बाद।
अब अगर ग्रोथ हुई है प्राइवेट सेक्टर में तो उसके कारण क्या है, क्यों प्राइवेट सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकली इंडिया देखा जाए तो अनसिक्योर्ड रहा है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्टेबल मतलब अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो इंडियन पॉलिटिकल है दैट इज सिक्योर्ड एंड स्टेबल। ठीक है, जो फॉरेन एग्रेशंस थे उन्होंने इंडिया को रिपल्स किया, डोमेस्टिक फोर्सेस ने इसके को कंट्रोल किया, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिला। यूनाइटेड मार्केट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो जैसे ही वो कहता है कि प्रिसाइसली स्टेट्स जो हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हुई हैं, उसके बाद यूनिफाइड मार्केट एक्सपैंड हुई है। मींस अगर प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो मार्केट यूनिफाइड होने से क्या हुआ, प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है पहले से ग्रो हुआ। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। अब हुआ क्या कि लैंड रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम आए। अब जो लैंड रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से जमींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया, लैंड होल्डिंग कंसोलिडेट होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज होगी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें मार्केट सरप्लस मिला और उसके अलावा उसको बेचने के लिए मार्केट मिली, लोगों की डिमांड बढ़ी और जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी ग्रो की। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। इसके अलावा प्रायर टू इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर्ड लिटिल प्रोटेक्शन टू द इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो पाई। बट इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इंडस्ट्री को एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई फॉरेन कंपटीशन से। इंपोर्ट जो है उसको डिस्करेज किया गया, एक्सपोर्ट को इनकरेज किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक अच्छा क्लाइमेट मिला और इंडस्ट्री जो है ग्रो हुई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी हेल्प की। कैसे की है, गवर्नमेंट ने काफ़ी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे IDBI, ICICI, IFCI, CDB, SFC, कमर्शियल बैंक्स ये सेटअप किए। किस लिए किए, ताकि इंडस्ट्रीज़ की क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट ने कई तरह की फिजिकल फैसिलिटीज़ भी दी हैं। वो कैसे, गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन दी है, सब्सिडीज़ दी हैं, टेक्निकल असिस्टेंस दी है। किस लिए दी है, ताकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो ग्रो कर सके। इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन काम ही बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, बेसिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स में बेसिक इंडस्ट्रीज आती हैं। अब वो जो है इनपुट प्रोवाइड कर रही हैं, तो ऑब्वियस है कि दूसरी इंडस्ट्रीज को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से वो भी डेवलप हो रही हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस। इंडियनाइजेशन जो है एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन इंडिया, उन्होंने भी प्राइवेट इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड की है। कैसे, जो काफ़ी जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी रिलेटेड टू पेट्रोल, कोल, गोल्ड माइंस, उनको इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइज किया गया। इंडियन इक्विटी जो है उसको रेज किया गया। ठीक है जी, इसके अलावा इंडियंस वर टू बी अपॉइंटेड एट द टॉप मैनेजरियल कैडरेस ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो की हैं। अलोइंग इंडियन प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स को उनको आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए फ्रीडम दे दी गई, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा डेवलप हो सकी। वो कैसे, इन्होंने अपनी जो यूनिट्स हैं दूसरे देशों में सेटअप की, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ी और मार्केट भी बढ़ गई। हाँ जी, अगला पॉइंट है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा डोमिनेटेड थी। प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था वो कुछ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया 1948 में, जिसके बाद जो है
पब्लिक सेक्टर को ग्रो किया गया, कैसे उसको सारी बेसिक इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर कर दी गई। इवन देन हम ग्रोथ की बात करें तो ये डाटा प्रोवाइड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर टोटल कंपनीज इंडिया में उस टाइम पे इतनी थी तो गवर्नमेंट 74 थी और प्राइवेट सेक्टर जो है 19,283 था। और अगर 2016 की बात करें तो टोटल इंडस्ट्रीज 10,88,780 हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कंपनीज सिर्फ 1,524 है और जो प्राइवेट कंपनीज है वो 10,87,256 है। तो प्राइवेट कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। अब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो शेयर ऑफ जीडीपी जो है पब्लिक सेक्टर का वो 20.4% है और प्राइवेट सेक्टर का 79.6%। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर है वो 21.9% कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द कैपिटल फॉर्मेशन और ये कर रहा है 78.1%। ठीक है जी। प्लेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें तो उस 1956 की जो पॉलिसी थी उसमें 17 बेसिक और हैवी इंडस्ट्री जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई, जिसमें पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, शिप बिल्डिंग, रेलवे तो ये आती हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर्स थी उनकी मतलब लिमिटेड थे, देवर कन्फाइंड टू कंज्यूमर गुड्स ओनली। ठीक है। बट अगर आज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 2 ही एरियाज कवर किए गए हैं, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्लान, 7th प्लान से पहले जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा थी, बट 7th प्लान के बाद जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो गई है। तो दोनों केसेस अलग अलग हैं, 7th प्लान से पहले और 7th प्लान के बाद। हाँ जी, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ कह दो कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी मेजर्स ली हैं। तो सबसे पहले आ गई फाइनेंशियल असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने कई तरह के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए सो दैट प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट दे सके। ठीक है। मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी आ गया, एग्जिम बैंक आ गया। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए सेटअप किए गए। इंक्रीज इन एरिया ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि हमने पहले किया कि पहले जो पब्लिक सेक्टर के लिए 17 एरियाज रिजर्व किए गए थे, अब वो सिर्फ जो है नंबर में 2 रह गए हैं, तो बाकी सारे एरियाज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कई तरह की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में भी कंसेशन दे दिया गया है। ठीक है। 5 इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस की ज़रूरत है, बाकी सब इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। रिपील ऑफ MRTP एक्ट, पहले जो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बनाया गया था, जिसमें ये था कि किसी एक इंडस्ट्री की मोनोपोली ना हो तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, अब अगर प्राइवेट सेक्टर ने ग्रो करना है, अगर उसने फॉरेन मार्केट के साथ compete करना है तो उसके लिए उसको कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी बना दी है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो आसानी से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकें। इसके अलावा लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स, गवर्नमेंट ने जो फॉरेन फंड्स की इनफ्लो है उसको भी लिबरलाइज कर दिया है। सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कई तरह के कंसेशन, जैसे कंसेशनल लोन हो गए, टेक्निकल असिस्टेंस होगी, टैक्स कंसेशंस हो गए, ये सब प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, तो टिल 1991 जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट सेक्टर को फॉरेन कंपटीशन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। इससे डोमेस्टिक यूनिट जो थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो है फॉरेन कंपनीज के साथ compete नहीं कर सकती थी। बट अब जो है प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर गया और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन उसको विड्रॉ कर लिया गया है।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक फैसिलिटी जैसे रोड हो गई, पावर हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन किसको प्रोवाइड की गई हैं? प्राइवेट सेक्टर को, सो दैट वो ग्रो कर सके। अब प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है तो क्या इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले किया है? तो अब हमारे पॉइंट्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर आने से काफ़ी इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई है। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी जो है बेसिक इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इन बॉम्बे, तो ये सेटअप की गई हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी सेटअप किए गए हैं, काफ़ी उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉरेन काउंटर पार्ट्स। देन ना कि प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है इसने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी जो है आगे प्रमोट किया। गवर्नमेंट की असिस्टेंस से प्राइवेट सेक्टर जो है इसने काफ़ी प्रोग्रेस की है। एग्रीकल्चर इज़ कंट्रीब्यूटिंग 15.1% ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कितनी दे रही है? 46.2%, ठीक है। ये सब किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। इसने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। हाई रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन पे स्ट्रेस दिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है उसके इससे क्या हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है काफ़ी ग्रो हुआ है, ठीक है। इन 2014-15 510.6 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो थे वो सेटअप हुए थे। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे थे इतने लोगों को। प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी जो है हेल्प की है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशंस, ये कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जो कि ट्रेडिंग एजेंसीज़ हैं, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एजेंसीज़ हैं इंडिया में। इवन देन इनकी जो बल्क ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स पे जा रहा है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, जो प्राइवेट सेक्टर है इसने मतलब कि इंडियन इकॉनमी में इसने सिग्निफिकेंट स्टेटस जो है उसका रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये जीडीपी का 79.6% जो है जनरेट कर रहा है। मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट सेक्टर इज़ द मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हम डिफेक्ट्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स के डिफेक्ट क्या है? पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है, तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी वजह से कई बार वो नॉन इसेंशियल गुड्स की प्रोडक्शन कर देते हैं, जो कि मतलब कि पुअर कंट्रीज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है और नॉन इसेंशियल गुड्स जो है सरप्लस में रहती हैं। अनकरेजमेंट टू द कंसंट्रेशन, अब इससे क्या होता है प्राइवेट सेक्टर से, जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में रहती है। जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, जिससे डिफरेंसेस भी राइज होते हैं। इंडस्ट्री डिस्प्यूट, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स बहुत ही कॉमन है, ठीक है। हैव नॉट्स आर इन डिस्प्यूट विद हैव्स एज द फॉर्मर एम इज मैक्सिमाइजिंग देयर वेजेस बाय द लेटर एम एट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो इससे क्या होता है, स्ट्राइक्स और लॉकआउट होती हैं, ठीक है। जो ऑनर्स हैं उनको होता है कि हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करें, वो वेजेस कम देते हैं। अब जो वर्कर्स हैं उनको होता है कि हम ज़्यादा वेजेस लें, तो इससे क्या होता है, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होते हैं, जिससे डिस्प्यूट अराइज होता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस,
इसका मतलब है कि काफ़ी इंडस्ट्री जो है लॉसेस पे भी जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि वो मशीन को यूज़ करती हैं, उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता और उससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉसेस पे जाती हैं। प्रमोट्स ब्लैक मनी, प्राइवेट सेक्टर ब्लैक मनी को बहुत प्रमोट करता है। क्यों? कैसे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो टैक्सेस को बचाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, उनको अंडर रिकॉर्ड करते हैं ताकि उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इस तरह से वो ब्लैक मनी जनरेट करते हैं और करप्शन को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देते हैं, ब्राइब्स देते हैं, तो इस तरह से वो जो है करप्शन को प्रमोट करते हैं। सोशल वेलफेयर तो पूरी तरह से इग्नोर होता है, क्योंकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना, मोर प्रॉफिट्स अर्न करना होता है। वो एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेस वेजेस पे करते हैं, पुअर क्वालिटी करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस, इसके अलावा वो रीजनल इम्बैलेंसेस भी क्रिएट करते हैं। वो जो मैंने शुरू में ही बता दिया, इससे क्या होता है, अमीर ज़्यादा अमीर होता है और गरीब ज़्यादा गरीब होता है, जिससे इम्बैलेंसेस बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के फ़ायदे भी बहुत हैं और इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। तो अगर इनको प्रॉपर वे से मैनेज किया जाए तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं, क्योंकि जो मेजर पार्ट ऑफ हमने किया कि जीडीपी का वो प्राइवेट सेक्टर ही कंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा ये अदर सेक्टर्स को भी प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज होता है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। हर हमेशा खुश रहें। थैंक यू।